हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई बॉडी, देखो मान लिया किसी बेक्ड सरफेस से रोल करती हुई आती है। मान लिया कोई बॉडी इस तरीके से रोल करती आ रही है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, जब बॉडी ऐसे रोल करते हुए आती है तो क्या होता है कि मान लिया ये हमने रिंग और स्फीयर मान लिया, ठीक है, ये रोल करते हुए आ रही है। तो इस जो ये रोलिंग करती हुए आएगी, इसमें जो फ्रिक्शन होगा, इसमें ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बॉडी क्या करेगी, बिना स्लिप किए कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहेगी, रोल करती रहेगी, बिना किसी फ्रिक्शन की। कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी जैसे ही मूव करती है, जैसे मूव कर रही है, इस बॉडी का जो हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हर एक पॉइंट है, हर एक इंस्टेंट पर हर एक पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इस प्लेन के साथ क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ये पॉइंट है, जो बॉडी का पॉइंट होगा हर एक इंस्टेंट पर, इस प्लेन के साथ वो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन बनाएगा। रिलेटिव मोशन बनाएगा इस पॉइंट का हर एक इंस्टेंट पर। और उस रिलेटिव मोशन के कारण जैसे ही उनके बीच में रिलेटिव मोशन आएगी, और रिलेटिव मोशन ही क्या करती है, बॉडी को आगे की ओर मूव करती है। तो उस रिलेटिव के कारण बॉडी जो है बिना किसी फ्रिक्शन के, लगातार बिना किसी स्लिपिंग के, लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहेगी आगे की ओर। इसलिए इसमें कोई भी फ्रिक्शन वर्क नहीं करता। तो जो ये आइडियल सिचुएशंस होती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी थी, इसके ऊपर नॉर्मल एक्ट इस तरीके से करेगा और mg नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ये जो आइडियल सिचुएशंस होती है, इसमें देखो, इसमें एक पॉइंट है, इन रोलिंग फ्रिक्शन इन रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसमें, जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। फिर भी बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में हर एक टाइम पर उसका जो बॉडी का जो पॉइंट है, वो जो प्लेन का पॉइंट है, उसके साथ रिलेटिव मोशन करता रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते रहते हैं। और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण ही उनमें रिलेटिव मोशन आता है। और रिलेटिव मोशन के कारण बॉडी बिना किसी फ्रिक्शन के मूव करती रहती है। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, जैसे रिंग को, मान लिया कोई भी रिंग या स्फीयर लेते, जब उसको जैसे फर्श से जब हम उसको स्लिप करते तो बिना किसी स्लिप हुए लगातार चलती रहती, कोई उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। तो यही रीज़न होता है कि हर एक इंस्टेंट पर उसका जो पॉइंट है, वो इस प्लेन के साथ रिलेटिव मोशन बनाता है, और उस रिलेटिव मोशन के कारण ही कॉन्टिन्यूसली ये मूव करती है, ठीक है। और इसमें एक और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन, बहुत कम होता है, किससे, मच स्मॉलर देन, किससे कम होता है, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। अब देखो, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या हुआ कि जैसे जो काइनेटिक और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आते हैं, जैसे ही बॉडी मूव करती है, तो जैसे ही रिलेटिव मोशन होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। जो रोलिंग फ्रिक्शन है, उसमें ना स्टैटिक फ्रिक्शन होता, ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन होता, ठीक है। तो उसमें जो, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है देन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यानी जैसे कोई बॉडी रोल करती है ना, तब मान लिया कि हमें सिलेंडर को ले, कहीं पे मान लिया 2 सिलेंडर रखे हैं, ठीक है, उनको मान लिया हमें कहीं पर लेके जाना है, या तो हम उसको रोल करते हुए लेके जाएंगे, जो रोलिंग करते हुए लेके जाएंगे वो जल्दी इजीली लेके जाया जा सकता है, या फिर उसको उठा के, है ना, या फिर उसको ऐसे खड़ा करके लेके। तो जो जिस सिलेंडर को हम रोल करते हुए लेके जाएंगे वो इजीली
इजीली हम लेके जा सकते हैं, उसमें हमें कम फ्रिक्शन लगेगा और इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। और जैसे ही सिलेंडर को उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फ्रिक्शन होएगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है किससे, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन था। अब देखो हम करेंगे सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, मतलब देखो सर्कुलर मोशन, मान लिया हम किसी, जो मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने किसी मान लिया स्ट्रिंग से हमने मान लिया कोई स्टोन टाई कर रखा है और उसको हम रोटेट कर रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके सेंटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की ओर लग रहा है, और सेंटर की ओर लग रहा है, लेकिन हमारा हैंड क्या है, रेस्ट में, हैंड रेस्ट में है। और जो फ्रिक्शन, जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं सॉरी, जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की ओर लग रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी मूविंग इन ए सर्कल रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड, द एक्सेलरेशन, देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आएगी, द एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के बारे में, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग इन ए सर्कल रेडियस आर, मान लिया किसी रेडियस आर के साथ मूव कर रही है कोई बॉडी सेंटर के चारों ओर। ठीक है, ठीक है, तो रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, ठीक है, इज वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो ये क्यों आया, ठीक है, क्योंकि मान लिया ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। ठीक है, जब बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो विद रेडियस आर के साथ, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड वी, जो रोलिंग, जो सर्कुलर मोशन होता है, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो ये होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि किसी रेडियस आर के साथ वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज देखो कैसे हुआ इसमें। अब देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, और m किसके इक्वल आ गया, सॉरी m तो है, ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो यहाँ से पॉइंट शुरू होता है हमारा, क्योंकि देखो जिस एक्सेलरेशन के साथ, जिस जब हम बॉडी को मूव करवाएंगे एक सेंटर से विद रेडियस आर के साथ मान लिया, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन ये आएगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके तो ये एफ आ गया, मतलब जो ये फोर्स लगेगा जब बॉडी को हम मूव करा रहे हैं, तो ये जो फोर्स लगेगा ये किसकी ओर लगेगा, सेंटर की ओर। तो इस चूंकि ये सेंटर की ओर लगेगा तो इसको क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो इसमें स्टैटिक से रिलेटेड बात है। ठीक है, अब जब हम बॉडी को मूव करा रहे थे, जैसे हमने एक स्ट्रिंग से जो बांध दिया था स्टोन, उसको हम मूव करा रहे थे। ठीक है, हमारा हैंड क्या था, रेस्ट में, लेकिन उसको हम चारों ओर रोल करो सर्कुलर करवा रहे थे। ठीक है, सर्कल में घुमा रहे थे उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हैंड है, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल आया है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आया वो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आया ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम बॉडी को मूव करा रहे हैं, ठीक है, सेंटर की ओर कर, तो फोर्स तो सेंटर की ओर लग रहा है, लेकिन हमारा हैंड क्या है, रेस्ट में। तो कहीं ना कहीं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो किसके इक्वल आया है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स आ गया
जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इस जो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू एस इंटू एन, ये होता है ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू एस एन इंटू एन। और ये किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आया था। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी मैक्सिमम क्या होगा, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो म्यू एस एन आर बाय एम, और जब वी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड एस म्यू एस एन आर बाय एम और इसका रूट इज इक्वल टू वी मैक्सिमम। अभी आ गया मैक्सिमम स्पीड आ गई, ठीक है मैक्सिमम। अब देखो जो बॉडी ये आ गई ना वी म्यू एस एन आर, तो ये क्या आ गई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, म्यू एस आर एन बाय एम, और v इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा क्लियर लिखा है, ठीक है, म्यू एस आर एन बाय एम। और देखो जब मान लिया ये इक्वेशन आ गई मान लिया v की, ठीक है, जब देखो कोई कार मान लिया एक प्लेन सरफेस पर होती है, देखो इसके लिए दो केस बनेंगे, ये v मैक्सिमम आया है, ठीक है। अब जब कोई प्लेन, इसके मान लिया फर्स्ट केस फर्स्ट है, जब मान लिया मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, ठीक है, या फिर ऐसे देखो मान लिया ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, ठीक है, ये कार मान ली हमने, ये इस उसके इस मान लिया प्लेन सरफेस के ऊपर है, तो इस कार का वेट किसके नीचे की ओर होगा वेट, और ऊपर की ओर होगा एन, तो यहाँ से नॉर्मल किसके इक्वल आया, एन इज इक्वल टू एम जी। देखो जब है ना हमारी कार जो प्लेन लेवल के ऊपर होती है वो जो इसी से रिलेटेड है, इसके अलग अलग केस बनेंगे, जब कार एक प्लेन सरफेस पर हो और कार एक बैंक्ड सरफेस पर हो, उसके लिए अलग केस है, इसी से रिलेटेड ये केस है। तो ये प्लेन पर है मान लिया, तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो ये एन है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू एम जी, तो n बाय एम, जो n बाय एम वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू जी के। अब देखो ये वाला n बाय एम ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू एस आर जी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो अंडर रूट म्यू एस आर जी आया, तो इसको हम मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट इज ऑन द प्लेन, जब वो प्लेन के ऊपर प्लेन सरफेस के ऊपर हो, तब उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो ये होगी अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये फर्स्ट केस में आया जब हमारी जो कोई भी कार थी वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखी है। अब सेकंड केस आएगा जब कार क्या हो, एक बैंक्ड सरफेस के ऊपर रखी हो, क्योंकि ये जो केस है इसी से रिलेटेड था तो इसी में बता दिया इसके लिए। और सेकंड केस है इसके लिए दूसरा लेंगे, व्हेन कार इज बैंक्ड रोड के ऊपर, बैंक्ड रोड, ये केस सेकंड है। ये कार जब प्लेन सरफेस के ऊपर थी तब का केस था कि जब मैक्सिमम स्पीड हमारी क्या होएगी अंडर रूट म्यू एस आर जी, जब कार कोई प्लेन सरफेस पे रखी हो। अब केस सेकंड जब कार इज ऑन बैंक्ड रोड। देखो मान लिया ये कोई हमारा बैंक्ड रोड है, ये हम कार मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई कार है। अब देखो जब ये कार है तो इसका क्या करेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है, नॉर्मल एक्ट करता है, नीचे की ओर इसका क्या आएगा एम जी, ठीक है। और इस तरफ देखो जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, जब बैंक्ड रोड के अराउंड है, मान लिया कोई कर्व्ड रोड हो, जैसे ही वो देखो इस तरफ रोल करेगी, वो यही कहना कि बैंक्ड रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो जैसे ही वो मान लिया ये रोड है, ठीक है, यहाँ से मान लिया बैंक्ड मान लेते हैं,
जैसे ही ये मूव करेगी तो इस तरफ मान लिया क्या होगा, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लिया ये हो गया mg, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, mg कोस थीटा और ये आ गया mg साइन थीटा, ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, अब इसका FBD बनाते हैं। देखो FBD से क्लियर हो जाएगा। ये कार है मान लिया, ठीक है। अब ये बैंक्ड रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, देखो इधर लिख देते हैं FBD, FBD ये है। मान लिया ये बैंक्ड रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो देखो ऊपर की ओर मान लिया इसका फोर्स क्या एक्ट करेगा, N कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स जो ये नॉर्मल आया इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये एक क्या है, बैंक्ड रोड है, उसके लिए वो कंडीशन नहीं होगी जो हम नॉर्मल प्लेन के ऊपर रख के जो आती थी किसी नॉर्मल mg के इक्वल आ गया। अब ये कर्व्ड सरफेस है तो नॉर्मल को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, n कोस थीटा और ये वाला क्या होगा, n साइन थीटा। ठीक है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, इसका mg वेट एक्ट करेगा। ठीक है, और मान लिया कि ये वाला इसका कंपोनेंट f, ये आ गया, ये नॉर्मल ये था ना, गया तो ये आ गया f कोस थीटा और ये आ गया f साइन, ये वाला पार्ट हो गया f साइन थीटा और इसको फिर हमने f कोस थीटा में रख लिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल था ना हमारा, नॉर्मल को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। देखो FBD ये है ना नॉर्मल, इसमें हमने नीचे की ओर mg दिया, क्योंकि अब फोर्स क्या करेगा, क्योंकि बॉडी क्या है सेंटर, क्योंकि बॉडी कर्व्ड सरफेस में है तो जो फोर्स है वो क्या करेगा, सेंटर की ओर एक्ट करेगा। सेंटर की ओर एक्ट करेगा तो फोर्स को भी हमने दो पार्ट में कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, f साइन थीटा एंड f कोस थीटा, और नॉर्मल को भी। ये आ गई अब इससे इक्वेशन। ठीक है, ये हमने प्लेन सरफेस, क्योंकि हमने उसमें लिया था ना, ये मान लिया हमने जो, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लिया है ना हमने, ये इसका FBD आ गया। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, n कोस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, mg प्लस f s, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क करेगा ना, क्योंकि कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो सेंटर, जो उसका फोर्स है वो सेंटर की ओर लग रहा होता है, लेकिन एक टाइप से वो होती है रेस्ट भी, तो उसके जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल आ जाता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो एफ एस इज इक्वल एफ एस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन बनी ना, एन कोस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी। देखो सेकेंड इक्वेशन सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, क्या क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, किसके इक्वल आया, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स किसके एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ओर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखो फ्रॉम इस इक्वेशन से क्या होएगा, एन कोस थीटा फ्रॉम फर्स्ट, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस, क्या एफ एस किसकी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो किसके इक्वल है, म्यू एस इंटू एन की इक्वल होता है, म्यू एस एन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू साइन थीटा। अब देखो साइड में लिख देते हैं हम कि जो म्यू एस, जो एफ एस होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन के। ये साइड में लिख दिया कि जो एफ एस होता है म्यू एस इंटू एन होता है। ये आ गया एम जी म्यू एस एन साइन थीटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से n की वैल्यू चाहिए है ना, हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है अब यहाँ से। तो देखो इस इक्वेशन से क्या करेंगे, नॉर्मल n निकालेंगे। देखो n कोस थीटा इधर आके क्या क्या हो जाएगा, म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, n यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा
माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एम जी बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये आ गई नॉर्मल की वैल्यू। अब इस नॉर्मल की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखेंगे जहां पे भी एन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि वो मैक्सिमम स्पीड चाहिए ना, है ना। तो ये किसके इक्वल थी, एन कोस थीटा, ये आया था ना एम जी म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, इसमें रखेंगे। इसमें जो इक्वेशन सेकंड है उसमें रखेंगे, सॉरी इसमें नहीं, इक्वेशन जो सेकंड है उसमें रखेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए इसके लिए, है ना, कि जो बॉडी मूव कर रही होती है एक सेंटर की, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा होता है जब बॉडी मूव कर रही होती है सेंटर के चारों ओर, तो उसमें जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें v निकालना, तो उसकी इक्वेशन हम इसमें रखेंगे। इसमें भी एफ एस की जगह म्यू एस होगा। देखो ये हो गया इनकी वैल्यू। अब देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से क्या होगा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह हम क्या रखेंगे, म्यू एस एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और इस v को हम v मैक्सिमम रख लेते हैं क्योंकि हमें v मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए है, तो म्यू एस, ये एन आ जाएगा, म्यू एस एन कोस थीटा एम वी मैक्स बाय आर, एम वी स्क्वायर मैक्स बाय आर। अब देखो या कि अब इस, ये होगी इक्वेशन। अब इस n की वैल्यू, जो ये n की वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। मान लिया इसको नाम दे देते हैं हम हैश, और इसको नाम दे देते हैं स्टार, तो इसमें जो n की वैल्यू है वो इक्वेशन स्टार में रखेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू रखेंगे एम जी कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इनटू में क्या है साइन थीटा प्लस म्यू एस एन, एन की जगह फिर क्या एम जी कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और इनटू में क्या है कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और वी क्या है वी मैक्स बाय आर, हो गया। अब इनका एलसीएम होएगा कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से एम जी साइन थीटा, और इसमें एक और ऐड होएगा कोस थीटा माइनस म्यू एस, क्योंकि एक से कैंसिल, तो एक जो बचेगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, प्लस एक ये उसी तरीके से म्यू एस एम जी, और ये कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और वी मैक्स रखेंगे, इज इक्वल टू है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब एम जी साइन थीटा और म्यू एस, अब एम जी भी कॉमन है इनमें, और म्यू कोस थीटा म्यू एस साइन थीटा भी कॉमन है, तो एम जी कोस थीटा, इन सबको कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से क्या बचा साइन थीटा प्लस म्यू एस, इसमें साथ में कोस थीटा भी था, म्यू एस एम जी, और इनटू में क्या था कोस थीटा भी था, सॉरी इधर कोस थीटा भी था, तो इधर कोस थीटा भी आएगा, तो म्यू एस कोस थीटा बाय ये सारे टर्म, ये थी कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा का स्क्वायर, ये था, इज इक्वल टू किसके इक्वल आया एम वी स्क्वायर बाय वी मैक्स बाय आर, ठीक है। अब एक टर्म से ये वाली टर्म गई, यानी सिर्फ यहाँ 2 था तो 1 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एम भी कैंसिल। अब हमें वी मैक्सिमम चाहिए, अब वी मैक्सिमम चाहिए तो देखो इस जी आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो वी मैक्सिमम का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा,
वी जी आर वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो आर जी ये साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये टर्म आ गई। ठीक है, ये वी मैक्स आई, वी मैक्सिमम की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आ गई वी मैक्सिमम। अब देखो वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू आर जी। अभी क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। इसको जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से जब कोस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा, देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस, ठीक है, और इसमें से कोस थीटा क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये टर्म आएगी। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाएगा आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस और 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। ठीक है, और जब हमें ये वी मैक्स की वैल्यू आई, ठीक है, और सिंपल वी मैक्सिमम निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका टेंजेंट थीटा पूरे का क्या आ जाएगा रूट, ठीक है, 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा, इसका पूरे का हो जाएगा रूट 1/2। ठीक है, तो ये आई मैक्सिमम स्पीड जब कोई भी कार है, कोई भी बॉडी है, वो बेंक्ड सरफेस के ऊपर जब क्या कर रही हो, मोशन में हो। ठीक है, तो ये आई बेंक्ड सरफेस। अब देखो जो बॉडी मोशन में थी, जब बॉडी रेस्ट में थी, जब स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक्ट कर रहा था, जब क्योंकि वो सेंटर की ओर मूव कर रही थी, है ना, ठीक है, उसके लिए क्या आया वी मैक्सिमम की वैल्यू ये आई। ठीक है, क्योंकि बेंक्ड सरफेस के लिए वी मैक्सिमम की वैल्यू ये आई, और जो हमारा जो प्लेन सरफेस के ऊपर हमारी जो वैल्यू रखी थी वी, उसके लिए क्या आई, जब जो जो प्लेन सरफेस के ऊपर जो कार रखी थी उसके लिए हमारे पास क्या आई थी, अंडर रूट म्यू एस आर जी। सिर्फ ये टर्म आई थी जब हमारी वी मैक्सिमम, ये कब आई थी, जब हमारी जो कार है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखी थी, कोई बेंक्ड सरफेस नहीं था, तो उसके लिए वी मैक्सिमम की वैल्यू ये आई। और जब जब कोई कार थी वो बेंक्ड सरफेस के ऊपर रखी थी, उसके लिए वी मैक्सिमम की वैल्यू ये आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड थी, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज लेस देन द कार ऑन बैंक्ड रोड, कि जो हमारी फ्लैट सरफेस के ऊपर थी उसकी भी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई, लेस देन किससे, जो एज कंपेयर टू जब हमारी कार थी वो बैंक्ड सरफेस के ऊपर रखी थी। तो इन दोनों जो ये रिजल्ट आई, उन इन दोनों रिजल्ट से ये सॉल्यूशन निकलता है कि जो हमारे प्लेन सरफेस के ऊपर रखी होती है कार, तो उसमें भी मैक्सिमम की वैल्यू कम आती है, यानी उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है एज कंपेयर टू जब वो हमारी बैंक्ड सरफेस के ऊपर रखी होती है। ठीक है, अब देखो उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है रिलेटेड, ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, एक साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड, लेवल रोड का मतलब एक प्लेन सरफेस ही है, टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न, एक वो शार्प सर्कुलर टर्न लेता है एक रेडियस 3 मीटर पर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, और स्पीड रिड्यूस नहीं करता, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टायर्स एंड रोड इज दिस 0.1, विल द साइक्लिस्ट इज स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। मतलब ये क्वेश्चन में ये है कि जैसे ही वो टर्न लेगा कि क्या वो स्लिप होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जब एक अनबैंक्ड रोड होता है, क्योंकि बैंक्ड रोड होता है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ऑन एन अनबैंक्ड रोड के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वही जो हमारा जो साइकिलिस्ट होता है वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है मूव करने के लिए।
जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक प्लेन सरफेस के ऊपर ऑन एन अनबैंक्ड रोड के ऊपर, तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देता है, मैं नीडेड टू कीप द साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए कार सर्कुलर टर्न, बिना किसी स्लिप के। ठीक है, तो वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन क्या है, स्पीड इज टू लार्ज, 18 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है साइकिलिस्ट की। स्पीड ज़्यादा होने के कारण तो क्या होगा, स्पीड भी ज़्यादा है और रेडियस भी बहुत कम है, 3 मीटर है ओनली, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण एंड स्मॉल रेडियस जो है स्मॉल रेडियस होने के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता। मतलब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जैसे ही वो जैसे टर्न लेगा 3, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण और रेडियस बहुत ज़्यादा कम होने के कारण, तो जो है वो इतना जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मूविंग करवाने के लिए वो इतना प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जिसके कारण क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे नहीं पाएगा, तो क्या करेगा वो जो साइकिलिस्ट है वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, साइकिलिस्ट हो जाएगा स्लिप, बिकॉज किसके कारण हुई, स्पीड ज़्यादा होने के कारण। स्पीड ज़्यादा होने के कारण सेंट्रीपिटल जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स था वो प्रोवाइड नहीं हो उसका, जिसके कारण जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप हो जाएगा। अब वो कंडीशन निकालनी है जिस कंडीशन पर जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप ना हो और टर्न ले ले। तो द कंडीशन फॉर, उसके लिए कंडीशन होती है द कंडीशन फॉर द साइकिलिस्ट नोट टू स्लिप, जब साइकिलिस्ट स्लिप ना, उसके लिए कंडीशन इज गिवन। उसके लिए क्या इक्वेशन होती थी, जो साइकिलिस्ट इक्व जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, कि जब बिना किसी स्लिप के जो साइकिलिस्ट है वो मूव करे, उसके लिए क्या होती थी, v² v मैक्स लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल हो, म्यू एस आर जी। ये प्लेन रोड के ऊपर जो कार थी उसके लिए फॉर्मूला था v² v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। अब r की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, g की वैल्यू कितनी लेते हैं, 10, और v मैक्सिमम कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि v मैक्सिमम जो है लेस देन होना चाहिए इससे, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आया था, ये जब ये ज़्यादा होगा इसका मतलब जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आनी चाहिए। अब v मैक्सिमम कितनी है, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.1, आर की वैल्यू रेडियस है 3 मीटर, और जी कितना है 9.8 ले लें, जी 9.8, तो यह आया 324 इज इक्वल टू 2.94। अब देखो ये जो वैल्यू आई ये लेस देन तो नहीं है, इससे ये ज़्यादा आई, इसका मतलब कंडीशन इज नॉट होल्ड। जब कंडीशन होल्ड नहीं हुई इसका मतलब जो साइकिलिस्ट है वो जो है स्लिप करेगा। ठीक है, वो क्या रेस्ट में नहीं होगा, वो जरूर स्लिप करेगा, क्योंकि इस कंडीशन को वो होल्ड नहीं कर रहा, जो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होती है कि जिससे जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप ना हो, ये कंडीशन थी उसके लिए। अब ये कंडीशन तो हुई नहीं, 394 इज लेस देन नहीं आया, ग्रेटर देन आ गया, इसका मतलब क्या होएगा, जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये लॉज ऑफ मोशन का लास्ट फ्रिक्शन था रोलिंग फ्रिक्शन, कैसे जो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सारे लॉज ऑफ मोशन में का जो लास्ट टॉपिक थे, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। और ठीक है, तो ये जो रोलिंग जो साइकिलिस्ट है जो स्पीडिंग बैंक्ड और अनबैंक्ड के ऊपर, और ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, थैंक यू।